जब भी आपको कोई बैंक अकाउंट ओपन करना होता है या फिर एफडी ओपन करनी होती है, पोस्ट ऑफिस में कोई अकाउंट ओपन करना होता है या फिर डीमैट अकाउंट ओपन करना होता है, तो वहाँ पे आपको मैंडेटरीली नॉमिनी देना होता है। तो इसी नॉमिनी को लेकर अभी रिसेंटली हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इस विंटर सेशन में पार्लियामेंट में एक बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024 लाया है, जहाँ पे नॉमिनी को लेकर कुछ चेंजेस किए गए हैं। और इसी के साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की अभी रिसेंटली जजमेंट आई है, जहां पे नॉमिनी का जो हक है उसको छीन लिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इस बिल में क्या क्या चेंजेस आए हैं और इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की क्या जजमेंट आई है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट ज्योति और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लीगल स्टोर हाउस। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और नीचे दिए गए बेल आइकन को भी ऑन कर ले, क्योंकि लॉ से रिलेटेड ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल और इसके साथ साथ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि आखिर नॉमिनी क्या होता है और नॉमिनी की क्या राइट्स और क्या ड्यूटीज होती हैं। तभी हम इस बिल में हुए चेंजेस और इस जजमेंट को अच्छे से समझ पाएंगे। तो फ्रेंड्स, नॉमिनी जो है उसको एक कस्टोडियन, एक मैनेजर, एक ट्रस्टी या फिर एक रिसीवर बोला जाता है। अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसकी डेथ के बाद उसके अकाउंट में जो भी पैसा है, नॉमिनी सिर्फ उस पैसे को रिसीव कर सकता है। नॉमिनी का काम होता है कि उसको उस पैसे को रिसीव करना है और जो भी उस बैंक होल्डर के लीगल हेयर्स हैं उनके बीच में उस पैसे को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। या फिर अगर नॉमिनी खुद एक लीगल हेयर है तो वो अपना हिस्सा रख के बाकी का जो अमाउंट बनता है उसको बाकी के लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो यहाँ पे नॉमिनी जो है वो उस पैसे का हकदार नहीं होता है, वो उस पैसे का मालिक नहीं होता है, वो उसको यूज नहीं कर सकता, बल्कि उसको सिर्फ अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद बैंक से उस पैसे को कलेक्ट करना होता है, रिसीव करना होता है और रिसीवर की तरह काम करके बाद में उस पैसे को लीगल हेयर्स के बीच में डिवाइड करना होता है। तो अब यहाँ पे आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जब नॉमिनी का उन पैसों के ऊपर कोई हक होता ही नहीं है तो नॉमिनी आखिर बनाया क्यों जाता है, उसकी क्या जरूरत है। तो यहाँ पे अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है और वहाँ पे नॉमिनी नहीं होगा तो बैंक को सक्सेशन सर्टिफिकेट की जरूरत होती है, जिससे बैंक को ये पता चले कि ये जो अकाउंट होल्डर था उसके कौन कौन लीगल हेयर्स हैं। और ये जो सक्सेशन सर्टिफिकेट है ये आपको कोर्ट के थ्रू मिलता है और जिसमें काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। तो वो टाइम बचाने के लिए नॉमिनी के कंसेप्ट को लाया गया था, क्योंकि नॉमिनी जो है उसको कोई भी सक्सेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं होती है। नॉमिनी एक रिसीवर होता है, कस्टोडियन होता है, ट्रस्टी होता है उस पैसे का, तो वो उन पैसों को रिसीव कर सकता है और वो डायरेक्टली लीगल हेयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो अब हम हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने विंटर सेशन में पार्लियामेंट में बैंकिंग अमेंडमेंट 2024 के बिल में नॉमिनी को लेकर क्या क्या चेंजेस किए हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले आप बैंक अकाउंट, एफडी या फिर आरडी में सिर्फ एक नॉमिनी को अपॉइंट कर सकते थे, लेकिन अब इस नए बिल में आप चार नॉमिनीज को अपने अकाउंट में अपॉइंट कर सकते हैं। और ये जो 4 नॉमिनीज है इनको भी आप 2 तरीके से अपॉइंट कर सकते हैं। एक तो है सक्सेसिव नॉमिनी और दूसरा है साइमल्टेनियस नॉमिनी। तो अब सक्सेसिव नॉमिनी क्या होता है? मान लो कि एक पर्सन ने A, B, C, D 4 नॉमिनी बनाए थे, तो अब उस अकाउंट होल्डर की डेथ के बाद सबसे पहले जो पैसा है वो A के पास जाएगा, फिर B के पास जाएगा, फिर C के पास और फिर D के पास जाएगा। तो ये होता है सक्सेसिव नॉमिनी। और इसके बाद आता है साइमल्टेनियस नॉमिनी। तो भारत सरकार अब आपको ये सुविधा दे रही है कि आप अपने पैसे को किस किस हिसाब से किस पर्सन को कितना परसेंटेज देना चाहते हैं, तो उस हिसाब से भी आप नॉमिनी का परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं। मान लो कि 4 नॉमिनी है A, B, C, D और आप उनमें इक्वली अपने पैसे को डिवाइड करना चाहते हैं, तो A पर्सन को भी 25% मिल जाएगा, B को भी 25%, C और D दोनों को भी 25% मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप 5-5 लाख रुपए A और B को दें और उसके साथ साथ C और D को आप 15-15 लाख रुपए दें, तो आप उस हिसाब से भी नॉमिनी का शेयर जो है, परसेंटेज है, वो डिसाइड कर सकते हैं। ये जो प्रोविजन है वो पहले नहीं था, ये नए बिल के अंदर ये प्रोविजन अब आपको दिया गया है।
तो फ्रेंड्स ये थे कुछ चेंजेस जो इस नए बिल में लाए गए हैं। तो अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या जजमेंट आ रहा है कि जहाँ पे नॉमिनी को एक भी पैसा नहीं मिलेगा, नॉमिनी के हक को छीना जा रहा है। तो फ्रेंड्स इस केस का नाम है मनोज कुमार शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 13 नवंबर 2024 को ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट की ये जजमेंट आई है। अब हम इस केस के फैक्ट्स के बारे में जान लेते हैं। इस केस में एक ओल्ड मदर थी और उस ओल्ड मदर की काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज और काफ़ी सारी एफडीआरस थी, और बैंक ऑफ बड़ौदा में जो उस लेडी की एफडीआरस थी उसमें उसने पेटिशनर को यानी कि अपने एक बेटे को नॉमिनी बनाया था। अब उस ओल्ड लेडी की 8 फरवरी 2020 को डेथ हो जाती है। अब उस मदर की डेथ के बाद उसका जो बेटा है वो उन एफडीआरस के अमाउंट के ऊपर क्लेम करता है। इसके लिए वो रिट ऑफ मैंडेमस की पिटीशन इलाहाबाद हाई कोर्ट में फाइल करता है। अब यहाँ पे वो जो पिटिशनर है वो सहारा लेता है सेक्शन 45ZA ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 का। तो यहाँ पे वो बेटा कहता है कि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग मैं नॉमिनी हूँ, तो जो बैंक में पैसा रखा गया है उन एफडीआरस का जो अमाउंट है वो मुझे मिलना चाहिए। इस सेक्शन में नॉमिनी को अकाउंट से पैसा रिसीव करने का एक हक दिया गया है। तो यहाँ पे वो जो पिटिशनर है वो बेटा है उसका ये कहना होता है कि यहाँ पे बैंक को ऑर्डर दिया जाए कि वो जो भी एफडीआर का अमाउंट है उसको मेरे फेवर में रिलीज करे। अब यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आता है कि इस केस से रिलेटेड एक सक्सेशन सूट भी फाइल किया गया था जो कि ट्रायल कोर्ट ने डिसमिस कर दिया था, और ये डिसमिस इसलिए किया गया था क्योंकि इसी से रिलेटेड एक और केस अभी कोर्ट में पेंडिंग था जो कि था कैंसिलेशन ऑफ एलाइज्ड विल को लेकर। इसमें उस मदर की जो विल थी उसको खारिज करने के लिए कहा गया था। तो यहाँ पे ऑनरेबल हाई कोर्ट के सामने आया कि इस केस में तीन केसेस इन्वॉल्व थे। एक केस तो था कैंसिलेशन ऑफ एलाइज्ड विल को लेकर, जहाँ पर मदर की जो विल है उसको खारिज करने के लिए कहा गया था। दूसरा था सक्सेशन सूट जो कि कानूनी वारिस ढूंढने का केस होता है, और तीसरी थी ये रिट पिटीशन जो कि पिटिशनर ने हाई कोर्ट में लगाई थी। अब यहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट इस केस को डिटेल में एनालाइज करने के बाद अपना डिसीजन सुनाती है। तो यहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी यही कहा क्योंकि यहाँ पे पिटिशनर जो है वो उन एफडीआरस का नॉमिनी है तो वो पैसे को रिसीव कर सकता है। लेकिन ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि ये जो एफडीआर का पैसा है ये सब्जेक्ट टू सक्सेशन लॉज है। तो यहाँ पे इस रिट पिटीशन को डिसाइड करते हुए ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि क्योंकि यहाँ पे हमारे सामने ये बात आ गई है कि इस केस से रिलेटेड और भी केस अभी कोर्ट में पेंडिंग है, तो यहाँ पे ऑनरेबल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि वो जो पिटिशनर है वो उस एफडीआर के अमाउंट को रिसीव कर सकता है, लेकिन उसको वो पैसा एक ट्रस्ट में रखना होगा और उसको होल्ड करके रखना होगा जब तक कोर्ट का डिसीजन नहीं आता। और जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उसके अकॉर्डिंग उसको उस पैसे को लीगल हेयर्स के बीच में इक्वली डिवाइड करना होगा। और इसके साथ साथ बैंक को भी ये डायरेक्शन दी गई कि 3 हफ्तों के अंदर बैंक को एफडीआरस का जो सारा अमाउंट है वो पिटिशनर के फेवर में रिलीज करना होगा। और यहाँ पे पिटिशनर को ये भी कहा गया कि उसको कोर्ट में एक अंडरटेकिंग देनी होगी कि ये जो सारा अमाउंट उसको मिलेगा उस पिटिशनर को उसे एक ट्रस्ट पे रखना होगा और उसको होल्ड करके रखना होगा, और जब कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उस अकॉर्डिंग उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। और इसके साथ साथ उस पिटिशनर को ये भी कहा गया कि उसको बैंक में एक एफिडेविट देना है जहाँ पे उसको ये बताना है कि मैं ये पैसा रिसीव करने के बाद इसको एक ट्रस्ट में रखूंगा और इसको होल्ड करके रखूंगा, और जैसे ही कोर्ट का डिसीजन आएगा तो उस डिसीजन के अकॉर्डिंग इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट कर लूंगा। तो फ्रेंड्स आई होप अब आपको नॉमिनी को लेकर सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे कि नॉमिनी सिर्फ उस पैसे को रिसीव कर सकता है, वो उसका हकदार नहीं होता है, वो उन पैसों का ओनर नहीं होता और उनको यूज नहीं कर सकता। वो सिर्फ उस पैसे को रिसीव करके लीगल हेयर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट ही कर सकता है। तो फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, यूजफुल लगी होगी और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही। अपना कीमती समय हमें देने के लिए धन्यवाद।